हेलो एवरीवन, आज डेट है 21 जनवरी और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को प्रीलिम्स और मेंस के पर्सपेक्टिव से डिस्कस करेंगे। जो हमारी फर्स्ट न्यूज है वो यूएस के नए राष्ट्रपति को लेकर के है। यूएस में कल 20 जनवरी को फिक्स डेट होती है। वहां पर 20 जनवरी को नए राष्ट्रपति जो बाइडेन, जो डेमोक्रेटिक पार्टी से संबंध रखते हैं, उन्होंने 46वें राष्ट्रपति के रूप में ओथ ली है। उसके साथ में ही वहां पर वाइस प्रेसिडेंट पहली महिला बनी है जिनका नाम कमला हैरिस है और वो इंडियन ओरिजिन और फर्स्ट वीमेन इंडियन ओरिजिन की महिला वहां पर वाइस प्रेसिडेंट बनी है। देखो, अब हम कंपैरिजन कर लेते हैं इंडिया के साथ में। इंडिया के प्रेसिडेंट कितने साल के लिए टर्म क्या होती है, कौन ओथ दिलवाता है, क्योंकि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमारे लिए देखो, हमारे एग्जाम में जो अमेरिका के राष्ट्रपति उनके बारे में नहीं पूछा जाएगा, लेकिन कंपैरिजन जो होता है, जैसे मेंस में अगर हम जीएस2 की बात करें तो वह कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, हमारे इंडिया में जो राष्ट्रपति हैं वो 5 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं, लेकिन अमेरिका में जो राष्ट्रपति हैं वो 4 साल की टर्म के लिए चुने जाते हैं। इसके अलावा अमेरिका का जो राष्ट्रपति है उसका सिर्फ 2 बार, मैक्सिमम 2 बार वो चुना जा सकता है, लेकिन हमारे इंडिया में जो राष्ट्रपति है वो कितनी बार, उसका जो कार्यकाल है वो फिक्स नहीं है, टर्म फिक्स नहीं है कि कितनी बार मैक्सिमम चुना जा सकता है। हमारे यहाँ पर भी जो प्रेसिडेंट है उनको ओथ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस दिलवाते हैं और वहां पर भी ओथ सेम दिलवाते हैं। मतलब ओथ का जो प्रोसीजर है वो दोनों का सेम है। हमारे इंडिया में जो वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, जो भी वाइस प्रेसिडेंट होगा वो राज्यसभा का हेड होता है। सेम ऐसे ही वहां पर है, जो भी वहां का वाइस प्रेसिडेंट होगा अमेरिका का, वो वहां का सीनेट, जैसे हमारे अपर हाउस को राज्यसभा बोलते हैं, सेम वहां के पार्लियामेंट को बोलते हैं कांग्रेस, और पार्लियामेंट का जो अपर हाउस है उसको बोलते हैं सीनेट। तो वहां का जो भी वाइस प्रेसिडेंट होता है वो सीनेट का हेड होता है। तो ये हमने कंपैरिजन किया इंडिया और यूएस के बीच में। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फार्मर्स ने जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं लास्ट 2 मंथ से, उसको लेकर के है। देखो, 26 जनवरी को जब रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन होगा हमारे इंडिया में, तो फार्मर्स ने बोला है कि वो भी ट्रैक्टर परेड निकालेंगे। तो इसके लिए सीजीआई जो हमारे हैं उन्होंने बोला है कि जो भी हमारी गवर्नमेंट है और पुलिस है उनका काम है इसको देखना कि वो परेड निकालेंगे कि या नहीं है, इसमें सुप्रीम कोर्ट कोई भी इंटरवीन नहीं कर सकता है, ऐसा उन्होंने बोला है हमारे सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया और अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया को। देखो, जो अटर्नी जनरल ऑफ इंडिया होते हैं ना, वो आर्टिकल 76 के अंडर ये पोस्ट आती है। कॉन्स्टिट्यूशन में इसके बारे में बताया गया है। इनकी जो टर्म होती है वो मैक्सिमम 3 ईयर्स होती है और उसको रीअपॉइंट किया जा सकता है। इनको अपॉइंट तो करते हैं प्रेसिडेंट अटर्नी जनरल को, लेकिन किसकी सलाह पर? एडवाइस देती है यूनियन कैबिनेट। मतलब जो गवर्नमेंट होती है वो अपने मन पसंदीदा व्यक्ति, जिसको भी वो चाहते हैं ना, कि जिसको भी वो लाइक करते हैं, वो चाहते हैं कि ये हमारे अटर्नी जनरल बने, वो उनका नाम किसको सजेस्ट करते हैं? प्रेसिडेंट को। फिर प्रेसिडेंट इनको ओथ दिलवाते हैं, प्रेसिडेंट इनको अपॉइंट करते हैं। मैक्सिमम 3 साल इनका टर्म मेयर है, दोबारा रीअपॉइंट किए जा सकते हैं। देखो, ये अगर सीधी सी भाषा में समझे तो अटर्नी जनरल क्या होते हैं? गवर्नमेंट के जो वकील होते हैं। गवर्नमेंट को जब भी कोर्ट में पेश होना होता है तो गवर्नमेंट पेश होने नहीं जाती है कोर्ट में, गवर्नमेंट की तरफ से जो व्यक्ति पेश होता है, मतलब गवर्नमेंट का जो वकील है, उसको बोलते हैं अटर्नी जनरल। नेक्स्ट जो न्यूज है वो यूएस की वाइस प्रेसिडेंट कमला हैरिस को लेकर के है। देखो, कमला हैरिस का जो एंसेस्टर विलेज है वो हमारे तमिलनाडु में गिरता है। तमिलनाडु का थुलासेंद्रपुरम, तिरुवरुवर जो डिस्ट्रिक्ट है उसमें थुलासेंद्रपुरम विलेज है, वहां से उनका एंसेस्टर विलेज है। तो जैसे ही उनको वाइस प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया और उन्होंने ओथ ली एज ए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए, उनके जो एंसेस्टर विलेज के जो लोग हैं उन्होंने सेलिब्रेट किया इस इनॉग्रेशन को। नेक्स्ट जो न्यूज है वो नीति आयोग से रिलेटेड है। देखो, नीति आयोग अब तक 2 बार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स को जारी कर चुका है और सेकंड बार इंडिया इनोवेशन इंडेक्स जारी हुआ है, और इस इंडेक्स में कर्नाटका जो स्टेट है उसने टॉप किया है। इसके अलावा जो नॉर्थ ईस्टर्न और हिली रीजन्स वाले जो स्टेट्स हैं उनमें टॉप किया है हिमाचल प्रदेश में, और यूनियन टेरिटरीज की बात करें तो उसमें टॉप किया है दिल्ली ने।
अब इसमें जो कर्नाटका में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा है, इसकी वजह से भी ये जो स्टेट्स है इसमें बहुत सारे इनोवेशन कैपेबल हो पाए हैं। यही कारण है, ये ऐसा गवर्नमेंट थिंक टैंक ने ऐसा बोला है कि जब वहाँ पर एफडीआई का इनफ्लो बहुत ज़्यादा बढ़ा उस स्टेट में, जिसकी वजह से नए नए इनोवेशन हो पाए और वो इनोवेशन इंडेक्स में टॉप कर पाया है। ठीक है, एक मिनट। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है यहां पर देखो कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया ने अभी 1-2 दिन पहले जो केरला स्टेट है उसके वहां का एक बोर्ड है जिसका नाम है, देखो यहां पर देखो, केरला इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट फंड बोर्ड, उसने ये बोला था, कैग ने इस बोर्ड के लिए बोला था कि इसने जो भी लोन लिए हैं और जहां पर हर जगह गारंटर बना दिया है केरला गवर्नमेंट को, मतलब आपने बजट में तो बोला ही नहीं कि आप इतना लोन लेने वाले हैं, इतना पैसा लेने वाले हैं बाहर से। बजट के बाहर आपने जो पैसा लिया है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर आपने बजट में उसके बारे में नहीं बताया है, डिटेल डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है और बाद में अगर आप पैसा ले रहे हो तो ये आपका जो फिजिकल डेफिसिट है उसको इंक्रीज कर देगा। तो ऐसा जब कैग ने केरला गवर्नमेंट के बारे में बोला तो केरला गवर्नमेंट ने बात बोली है, वहां के फाइनेंस मिनिस्टर ने टी.एम. थॉमस इसाक, उन्होंने बोला है कि हमारी जो गवर्नमेंट की जो रेस्पेक्ट थी उसको धूमिल करने वाली बात बोल दी है कैग ने। और आगे आने वाले इस साल जो चुनाव होने वाले हैं केरला गवर्नमेंट में लेजिस्लेटिव असेंबली के, तो एक तरीके से चुनाव को बहुत ज्यादा इफेक्ट करेगी ये बात। अब हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कैग पोस्ट। देखो कैग जो पोस्ट है उसके बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 148 से 151 कैग के बारे में डील करता है। ये जो कैग है ये क्या काम करता है, इसका जो मेन काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट जो भी खर्चा करते हैं ना, उनका ऑडिट करना होता है कि कितना उन्होंने खर्चा किया, कितना पैसा लिया, उनकी रिपोर्ट तैयार करता है कैग, मतलब पैसे का। एक तरीके से अगर हमारे घर में जो पैसा आता है उसका ध्यान रखने के लिए कोई ना कोई एक ऑडिट होता है, वैसे ही हमारी गवर्नमेंट का जो भी पैसा आता है, मतलब गवर्नमेंट का जो पर्स है, उस पर्स में कितना पैसा आता है, कितना पैसा जाता है, उस पर्स का ध्यान रखने के लिए ये पोस्ट बनाई गई है, कैग पोस्ट। आर्टिकल 148 से 151 कैग से डील करता है कॉन्स्टिट्यूशन का, और इसका जो टर्म पीरियड होता है वो 6 साल या 65 साल, या तो इनकी एज 65 साल हो जाए या 6 साल इनको कार्य करते हो जाए। वर्तमान में हमारे जो कैग है वो जीसी मुर्मू है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इनको अपॉइंट करता है। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है, देखो अभी व्हाट्सएप पहले इंडिपेंडेंट एज ए ऐप के रूप में डेवलप हुआ था, बाद में फेसबुक ने इसको अपने अंडर ले लिया, फेसबुक इसकी पेरेंट कंपनी बन गई। अब जो व्हाट्सएप है उसने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी को लॉन्च किया है। पहले उसने डेडलाइन दे दी थी कि 8 फरवरी तक लोगों को एक्सेप्ट करना है इस नई पॉलिसी को, लेकिन जब लोगों ने विरोध किया तो अब एक्सटेंड कर दिया गया है उस पॉलिसी को 15 मई तक। तो देखो जब व्हाट्सएप ने अपनी नई प्राइवेसी पॉलिसी लॉन्च की तो लोगों के मन में उनके लिए एक बहुत ज्यादा गुस्सा पैदा हो गया और लोगों ने अनइंस्टॉल करना स्टार्ट कर दिया। तो उसका जो एक विकल्प जो आया है, ऑप्शन जो आया है लोगों के बीच में, वो है सिग्नल, नया ऐप है सिग्नल। और उनका जो ब्रायन एक्शन, उनके जो को फाउंडर हैं, उन्होंने बोला है कि अगर हम कोई भी ऐप, मान लो कोई भी कंपनी कोई भी ऐप अगर इंडिया के लिए बना लेना तो इनडायरेक्टली हम पूरे वर्ल्ड के लिए बना लेंगे, क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है इंडिया में। नेक्स्ट जो न्यूज है, देखो 2018 में एक आधार लॉ पास हुआ था। आधार बिल को एज ए मनी बिल के रूप में प्रपोज किया गया था लोकसभा में। तो देखो मनी बिल को, कोई भी बिल मनी बिल है या नहीं, इसका जो जिम्मेदारी है वो लोकसभा के जो हेड होता है ना, लोकसभा का स्पीकर होता है, उसके पास होती है। तो उसके लिए पिटीशन डाली गई थी कि सुप्रीम कोर्ट इसमें डील करे कि ये जो आधार बिल जो पास किया गया था एज ए मनी बिल, वो नहीं था मनी बिल, उसको जबरदस्ती मनी बिल डिक्लेयर किया गया था। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि देखो किसी भी बिल को मनी बिल डिक्लेयर करना जो लोकसभा के स्पीकर हैं उनका काम होता है, वो सुप्रीम कोर्ट का काम नहीं है। तो इस तरीके से जो पिटीशन थी उनको डिसमिस कर दिया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो वैक्सीनेशन प्रोग्राम को लेकर के है। अब तक
16 जनवरी से हमारे इंडिया में वैक्सीनेशन प्रोग्राम स्टार्ट हुआ था और लगभग अब तक 7 लाख से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन शॉट दिया जा चुका है। बहुत सारे लोगों पर इसके एडवर्स इवेंट्स भी देखने को मिल रहे हैं। नेक्स्ट जो न्यूज है वो इंडिया अपनी जो वैक्सीन है, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने जो कोविशील्ड वैक्सीन बनाई थी उसको इंडिया अपने जो नेबर कंट्रीज है उनमें भेजने लग गया है। कल इंडिया ने अपने 2 नेबर कंट्रीज में, एक भूटान में और दूसरा मालदीव में, इनमें अपनी वैक्सीन को भेजा है। नेक्स्ट जो इंडिया का जो कंसाइनमेंट जाएगा, देखो नेक्स्ट जो इंडिया का कंसाइनमेंट जाएगा वो बांग्लादेश और नेपाल को जाएगा और उसके बाद में नेक्स्ट जो सप्लाई जाएगी वो म्यांमार और सेशेल्स को लिए जाएगी। अभी नेपाल के जो फॉरेन मिनिस्टर मिस्टर प्रदीप सिंह गयावाली अब जब इंडिया में आए थे तब उन्होंने अपने कंसर्न प्रकट किए थे कि हम चाहते हैं कि इंडिया अपनी जो वैक्सीन है वो हमारे देश में इम्प्लीमेंट करने के लिए पहुंचाए। इसके अलावा जब मालदीव में हमारे इंडिया का कंसाइनमेंट पहुंचा तो मालदीव ने, देखो इंडिया की जो नेबर पॉलिसी है ना उसके लिए बहुत अच्छा है कि वैक्सीन इंडिया ने डेवलप किया है और उस वैक्सीन को इंडिया यूज करने के लिए दे रहा है अपने पड़ोसी देशों के लिए। तो पड़ोसी देशों के साथ में, जो नेबर कंट्रीज के साथ में इंडिया के जो रिलेशन है वो बहुत ज़्यादा मजबूत होंगे, क्योंकि पेंडेमिक का जो समय है उसमें साउथ एशिया में अपनी जो मजबूती पेश करने का जो काम था कि इंडिया काम कर सकता था पेंडेमिक के समय में, जो भी इनके पड़ोसी देश है इंडिया के, उन पड़ोसी देशों के लिए काम करके अपना एक जो पोस्ट है उसको होल्ड कर सकता था, वो इंडिया ने काम किया है। नेक्स्ट जो न्यूज है वो ड्रैगन फ्रूट को लेकर के है। देखो ये ड्रैगन फ्रूट है, उसको गुजरात की जो गवर्नमेंट है उसने उसको नया नाम दिया है कमलम। उन्होंने कमलम नाम इसलिए दिया है क्योंकि वो बोलते हैं कि इसका जो फ्रूट होता है ना, ड्रैगन फ्रूट, वो ऐसे लगता है जैसे लोटस जैसा लगता है। अब देखो ये ड्रैगन फ्रूट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जो ड्रैगन फ्रूट है वो स्पेशली अगर हम बात करें तो ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो रीजन होता है उसमें ये उगता है। मतलब जो यूएसए है और साउथ एशिया वाला जो रीजन है, साउथ ईस्ट एशिया वाला रीजन है, इंडिया, इन सभी जगह पर ये ड्रैगन फ्रूट उगाया जाता है। नेक्स्ट जो हमारी न्यूज है वो फॉरेन पेज से है। देखो अमेरिका में नए राष्ट्रपति बन गए हैं और उन्होंने ले ली है ओथ। जैसे ही मिस्टर जो बाइडेन नए राष्ट्रपति बने, उन्होंने उनसे पहले जो राष्ट्रपति हैं मिस्टर ट्रंप, जो रिपब्लिक पार्टी से बिलोंग करते थे, उन्होंने जो नए मतलब जो लॉ बनाए थे मिस्टर ओबामा की गवर्नमेंट के दौरान, उन सबको टर्न कर दिया था, उन सबको चेंज कर दिया था। तो मिस्टर बाइडेन जब नए राष्ट्रपति बने हैं तो उन्होंने ट्रंप के कई रूल्स को चेंज कर दिया है पहले ही दिन। जैसे मिस्टर ट्रंप ने बोला था 2015 में पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड हुआ था और इंडिया और फ्रांस ने ये अकॉर्ड स्टार्ट किया था और इसमें ये बोला गया था कि 2030 तक हर देश को अपने कुछ टारगेट फिक्स करने हैं और उसमें काम करते हुए हमारे अर्थ का जो टेम्परेचर है उसको क्या करना है, कम करना है। पहले उसको बराबर लाना है और फिर उसको कम करना है कि ताकि हमारी आने वाली जो जनरेशन है उनको वो ही जो हमारा प्लेनेट वैसे ही मिल सके जैसा हमें मिला था। लेकिन मिस्टर ट्रंप ने इस अकॉर्ड से अपने हाथ पीछे खींच लिए थे। इसके अलावा जब कोविड-19 पेंडेमिक आया और डब्ल्यूएचओ के लिए लगा कि डब्ल्यूएचओ सपोर्ट कर रहा है चाइना को, तो मिस्टर ट्रंप ने डब्ल्यूएचओ को भी सपोर्ट करना छोड़ दिया और उन्होंने उससे भी हाथ पीछे खींच लिए थे। तो एक तरीके से जो बाइडेन ने बोला है कि हमारा जो नया पाथ है ना वो एनवायरमेंट से लेकर के है, फाइटिंग कोविड-19 से लेकर के है और इमिग्रेशन प्रोग्राम को लेकर के है। देखो जब मिस्टर ट्रंप राष्ट्रपति थे तो उन्होंने बोला था कि कोई भी जैसे दूसरे देशों से जो भी हमारे यहाँ इमाइग्रेंट आते हैं उनको प्रवेश नहीं दिया जाएगा अमेरिका में। इसके लिए उन्होंने बोल दिया था कि मैक्सिको से सट करके जो हमारी बाउंड्री लगती है वहां पर एक हम बहुत दीवार बना देंगे, वॉल बना देंगे, ताकि वहां से कोई भी व्यक्ति हमारे इंडिया में यूएस में ना आ सके। और मुस्लिम मेजोरिटी वाली जो कंट्री है वहां से भी लोगों का इन यूएस में आने के लिए उन्होंने बैन कर दिया था, बहुत सारे प्रतिबंध लगा दिए थे। तो ये सब कुछ, इन सारे जो रूल्स मिस्टर ट्रंप ने जो लगाए थे उन सबको टर्न किया है, उन सबको चेंज कर दिया है मिस्टर बाइडेन ने आते ही, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इमाइग्रेशन और पेंडेमिक जैसी कोई समस्या अगर होती है, एनवायरनमेंट जैसी समस्या है, उनसे लड़ने के लिए हमारी जो पार्टी है वो उसके बहुत ही लिबरल आइडियाज हैं।
इसके अलावा देखो अभी उन्होंने कुछ बोला नहीं है, लेकिन ईरान के साथ में जो न्यूक्लियर डील हुई थी ओबामा के समय में, उसको भी टर्न कर दिया था मिस्टर ट्रंप ने। तो अब देखने वाली बात होगी कि ईरान के साथ में उनके जो समझौते हुए थे उसको वो पहले वाला चेंज करते हैं या उसमें कुछ चेंज करके दोबारा से इंप्लीमेंट करवाया जाता है। देखो अगर ऐसा होता है तो इंडिया के लिए अच्छा होने वाला है, क्योंकि मिस्टर ट्रंप ने बोला था कि जिसके ऊपर भी हम बैन लगा रहे हैं, अगर उस देश के साथ में कोई अपने रिलेशन मेंटेन करेगा तो उस देश के ऊपर भी हम इनडायरेक्टली अपने बैन लगा देंगे। तो अगर जो न्यूक्लियर डील हुई थी 2015 में, अगर उसको दोबारा से रिन्यू करते हैं मिस्टर बाइडेन, तो इंडिया ने जो चाबहार पोर्ट डेवलप किया था सेंट्रल एशिया तक अपने पहुंच बनाने के लिए, उसको इंडिया, उस प्रोजेक्ट को इंडिया दोबारा कंटिन्यू कर सकेगा। तो ये हमने यूएस के नए राष्ट्रपति बने, उनसे इंडिया को क्या प्रॉफिट होने वाला है, उन सबको हमने डिस्कस किया है। तो ये आज का हमारा डिस्कशन था। ओके, थैंक यू।